देखिए, हीमोग्लोबिन में 4 चेन होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। चेन्स और काइमोट्रिप्सिन में 3 होते हैं। दोनों में देखिए, हीमोग्लोबिन में जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 2 चेन एक तरह के आइडेंटिकल, अल्फा चेन, and 2 chains are also identical but different than alpha chain. बीटा। अब इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम? अब इसको नाम दीजिए, नामकरण कीजिए इसका। मल्टी सब यूनिट है। सम प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब काइमोट्रिप्सिन का भी बता देते हैं। एक चेन, चेन का लेंथ पर मत जाना, हो सकता है आगे अलग हो। 3 चेन है, तीनों अलग अलग तरह के, ठीक है। All 3 different chains. Here 2 types of chain but 4 chains, ठीक है। अब बताइए, हीमोग्लोबिन और काइमोट्रिप्सिन को मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कहेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स एसोसिएटेड नॉन कोवेलेंटली। नॉन कोवेलेंटली 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड क्या है? एसोसिएटेड है। करेक्ट? इतना समझ में आया? ये मल्टी सब यूनिट है दोनों प्रोटीन। हम टर्म लिखते जा रहे हैं, मल्टी। यस कि नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, सो गए सब? यस सर। मल्टी सब यूनिट कौन सा है? हीमोग्लोबिन भी हो गया, काइमोट्रिप्सिन भी हो गया, क्योंकि 2 से ज्यादा इसमें पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड है। और इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन मल्टी में बी आइडेंटिकल और डिफरेंट। देखिए लेकिन हीमोग्लोबिन के केस में आप क्या देख रहे हैं? 2 अल्फा है और 2 बीटा है, ठीक है। तो इस प्रोटीन को हम कहेंगे ओलिगोमेरिक। अब बताइए, काइमोट्रिप्सिन जो है ओलिगोमेरिक है? मल्टी सब यूनिट तो है लेकिन ओलिगोमेरिक है क्या? ओलिगोमेरिक नहीं। नो। कार्बोहाइड्रेट के केस में हम किसको कह रहे थे? ओलिगोसेक्राइड। हाँ, few monosaccharides have joined together to form a only few form a carbohydrate, that was called as oligomeric, ठीक है। लेकिन वहां तो हेक्सोजेस के संदर्भ में अगर देखें तो हेक्सोजेस तो बहुत ही कम है नेचुरली अकरिंग। क्या? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माइनोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, इसी 4 तरह के 5 तरह के हैं नेचुरली अकरिंग। उसमें भी ग्लूकोज है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट। तो जब ओलिगोसेकेराइड जब बना दो सॉरी 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट का चेन, तो इसमें संभावना है कि ग्लूकोज जो है रिपीट हो जाए। ओके, फ्रुक्टोज जो है रिपीट हो जाए, तो ग्लूकोज जनरली रिपीट होता है, तो इसीलिए ओलिगोसेकेराइड बोले, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं बोलने में, वो बाय डिफॉल्ट ग्लूकोज रिपीट हो गए, ठीक है। तो अब लेकिन प्रोटीन के केस में क्या है कि ओलिगोमेरिक, चूंकि पेप्टाइड चेन्स बहुत तरह के हो सकते हैं, डाइवर्सिटी है, इनफाइनाइट नंबर टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काइमोट्रिप्सिन में तीनों पेप्टाइड जो है डिफरेंट तरह के हैं, इसलिए इसको ओलिगोमेरिक नहीं कहेंगे। हीमोग्लोबिन को ओलिगोमेरिक कहेंगे क्योंकि 2 पेप्टाइड जो है उसका एक जैसा है, ठीक है, इसलिए इसको ओलिगोमेरिक बोलेंगे। अब समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब तीसरा टर्म हम बताए हैं एक आपको, इसको प्रोटोमर्स होता है, प्रमोटर्स लिख दिया है, प्रोटोमर्स।
प्रोटोमर्स। प्रोटोमर्स क्या हुआ? प्रोटोमर्स है एक यूनिट, अगर ओलिगोमेरिक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, देयरफॉर हीमोग्लोबिन इज ओलिगोमेरिक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। तो इस ओलिगोमेरिक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन में अल्फा बीटा पेयर हो गया एक, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोटोमर। और ये प्रोटोमर जो है रिपीट हुआ 2 बार, एक अल्फा बीटा का पेयर है और एक अल्फा बीटा का पेयर और है। सो देयर आर 2 प्रोटोमर्स प्रेजेंट इन दिस oligomeric multi-subunit hemoglobin protein. Is this clear now? Yes, sir. भाई प्रोटोमर्स काइमोट्रिप्सिन में मौजूद है? No, sir. नहीं है मौजूद, प्रोटोमर्स भी हीमोग्लोबिन में है, क्योंकि इसमें सब अलग अलग है। जब ओलिगोमेरिक है ही नहीं तो प्रोटोमर कहाँ से आएगा? प्रोटोमर्स जो होंगे ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स में मिलेंगे, क्योंकि इसी ओलिगोमेरिक प्रोटीन में रिपीट हुआ अल्फा बीटा जो है एक बार रिपीट हुआ। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, yes, sir. अब हम लोग यहां पर आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कंप्लीट होता है, जितना आपको सिलेबस में जानना चाहिए, और सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनी स्ट्रक्चर का भी हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा बहुत मोटा मोटी कुछ तो समझ में आया ही होगा। Yes. सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, ये सब क्वार्टरनरी हो गया। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन जब होगा तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ही हुआ। टर्सरी स्ट्रक्चर में तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिस तरह से फोल्ड हुआ वो हुआ, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड फिर फोल्ड हुआ, फिर दो पॉली, जैसे हीमोग्लोबिन अल्फा पॉलीपेप्टाइड भी फोल्ड हुआ, बीटा पॉलीपेप्टाइड भी फोल्ड हुआ। ठीक है, तो ये सब पॉलीपेप्टाइड फोल्ड हुए, उनका एक सब यूनिट बना, फोल्ड होकर अपना अपना सब यूनिट, और वो सब यूनिट्स जो है आपस में किस तरह स्पेस में एक दूसरे से अरेंज्ड है, अटैच्ड है, 3 डायमेंशनली कॉन्फ़िगर्ड है, उनका कन्फर्मेशन क्या है, यह जो है हमको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रदान करता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर उसी में है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन 2 या 2 से ज्यादा है। ओके, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो टर्सरी स्ट्रक्चर ही उसका मैक्सिमम लिमिट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. और सर एक डोमेन स्ट्रक्चर भी है सिलेबस में। डोमेन स्ट्रक्चर, यस, आई विल कम टू दैट। ओके, डोमेन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द क्वार्टरनरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, जैसे भी हम आपको बता रहे हैं। इसको मिटा दूं, अभी हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, फिर भी आप पूछे हैं तो यहाँ हम बता दे रहे हैं। डोमेन स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? अभी हम आपको बताए कि एंजाइम है तो उसका डोमेन हुआ, जो डोमेन जो है उसके फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे आपका डोमेन जो है जहां से आप खाते हो, दैट डोमेन इज बकल कैविटी, माउथ इज योर डोमेन वेयर फ्रॉम वेयर यू ingest the food. Okay, nostril is the domain from where you internalize the air for respiration. Okay, लेकिन बॉडी तो बड़ा है, सिर्फ डोमेन ही नहीं है। ओके, डोमेन के को सपोर्ट करने के लिए और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसी तरह मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, एंजाइम है, कोई एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे इलेक्ट्रोड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में एक डोमेन होगा, पर्टिकुलर रीजन है इन दैट प्रोटीन। ओके, एंड टू दैट डोमेन दिस जो सबस्ट्रेट है एंजाइम का वो बाइंड करेगा। और हो सकता है बहुत सारे डोमेन हो, सपोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट है आपका ग्लूकोज और दूसरा सबस्ट्रेट है एटीपी, तो हो सकता है ग्लूकोज इज बाइंडिंग टू अनदर लोकेशन इन अनदर डोमेन एंड एटीपी इज इन अनदर डोमेन। हम इसमें नहीं होता है, ऐसा नहीं, सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं। कोई प्रोटीन मान लो एक्स है जिसका एक सबस्ट्रेट ग्लूकोज है और एक सबस्ट्रेट एटीपी है, तो हो सकता है प्रोटीन में एंजाइम में
डोमेन्स अलग अलग जगह पर भी हो, पोजीशन पर हो, लेकिन जनरली जो है डोमेन्स जो है नजदीक होते हैं। एक्सेप्शनल केस में होता है जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है एक चैनल से, वहां पर ऐसा है। या फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप विल बी चैनलाइज्ड टू अनदर स्पीसीज, देयर इट विल हैपन। लेकिन जनरली डोमेन जो है नजदीक होते हैं, दोनों सबस्ट्रेट एक ही जगह होंगे तभी वहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जैसे डोमेन स्ट्रक्चर एंटीबॉडी में वेरिएबल डोमेन है एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल में। ओके, सो इट इज लाइक दिस। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो देयर आर 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन्स, और लाइट चेन और हैवी चेन में दिस इज द वेरिएबल रीजन जहां पर एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट होता है। दो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बीच में दिस रीजन इज कांस्टेंट। लाइट चेन और हैवी चेन का पूरा क्वेश्चन, आगे वाला डाइवर्सिटी हाइड्रोजन सॉरी। तो दिस विल बी कॉल्ड एज इट्स वेरिएबल डोमेन, जो कि रेस्पॉन्सिबल है डिफरेंट स्पेसिफिसिटी वाले एंटीजन से बाइंड करने। यानी इसका जो स्पेसिफिक एंटीजन होगा उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। So this domain is responsible for that. Okay, so for a function, for the normal function of a protein, for a protein to function, catalytic domain एंजाइम के केस में, क्योंकि वहां पर कैटालिसिस हो रहा है। ओके, और उसको कैटालिटिक डोमेन कहेंगे। और एंटीबॉडी के केस में डोमेन विल बी कॉल्ड एज बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पर कैटालिटिक डोमेन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जस्ट ये एंटीजन के साथ एसोसिएट कर रहा है वाया नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जैसे आयनिक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वंडरवाल फोर्सेज एटसेट्रा, ये नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया दैट डोमेन विल बी कॉल्ड एज बाइंडिंग डोमेन। एंजाइम के केस में, हार्मोन के केस में भी बाइंडिंग डोमेन बोला जाएगा कि हार्मोन का कौन सा, ये हार्मोन प्रोटीन है, इस हार्मोन के कौन सा रीजन जो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के साथ, वेदर दिस रीजन ऑफ द हार्मोन इज बाइंडिंग टू रिसेप्टर, वेदर दिस रीजन, क्योंकि एंटायर हार्मोन, पूरा का पूरा हार्मोन बाइंड नहीं कर रहा है, बाइंड कर रहा है लेकिन उसके साथ जो टच किए हुए हैं रिसेप्टर के साथ, जो फेस किया हुआ है उसका सरफेस हार्मोन का, वो सरफेस पर कौन सा अमाइनो एसिड है, विच डोमेन, तो वो हो गया उसका बाइंडिंग डोमेन। ये हार्मोन का भी बाइंडिंग डोमेन हो गया। ओके, अब बताइए स्ट्रक्चरल प्रोटीन में डोमेन होगा। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन है सपोज, वो स्ट्रक्चरल, अब कोलेजन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसमें कोई डोमेन होगा? कोई डोमेन नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। It is not catalyzing any reaction, neither it is binding to another protein or its ligand. Okay, तो इसका कोई डोमेन नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी हम बताए ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अटेंडेंस ले लें। यस सर। यस सर। कुछ पूछना है आप लोगों को यहाँ तक में? नो सर। ओके।